Hello student, we are going to teach energy of electron. इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है बोर त्रिज्या, है ना। तो उसी से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लेते हैं कि यदि nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा मतलब क्या, 1 2 3 भी हो सकता है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा em हो तो कुल ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कोई भी कुल ऊर्जा जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा होता है और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो En इक्वल टू ZE² अपॉन R प्लस हाफ mv², है ना। अब बोर त्रिज्या से हम लोग जानते हैं, बोर त्रिज्या से mv r इक्वल टू mv² बराबर ZE² अपॉन R, ZE² अपॉन R। तो mv² के जगह पर, mv² के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ZE² अपॉन R लिख सकते हैं। तो En इक्वल टू माइनस ZE² अपॉन R प्लस 1/2 ZE² अपॉन R। तो या तो इसको LCM ले ले, है ना, या इसे LCM ले ले, या एक में से इसको घटा दे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ZE² अपॉन R, है ना, ZE² अपॉन 2R हो गया। तो बोर त्रिज्या से, बोर त्रिज्या से R इक्वल टू N² H² अपॉन 4 पाई m Z² e के घाते 4, है ना, 4 पाई स्क्वायर m ZE के घाते, ZE के घाते 2। तो बोर त्रिज्या इक्वल टू R N² अपॉन 4 पाई me²। तो R का मान समीकरण इसमें रख दो, है ना, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो En इक्वल टू माइनस ZE² अपॉन 2 इंटू N² H² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m ZE²। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भाग क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो En इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m पाई स्क्वायर m Z ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z² e के घाते 4 अपॉन N² H², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो गया है, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2 ZE² माइनस 2 पाई स्क्वायर m² Z² e के घाते 4 N² H²।
तो H परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए H, ये आपका H परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो En इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m Z स्क्वायर, Z के स्क्वायर जो रखकर हम 1 लिख सकते हैं। तो E के घाते 4/n स्क्वायर h स्क्वायर, ये क्या हो गया हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए माइनस 2 पाई स्क्वायर m e के घाते 4n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर n को छोड़कर सभी पद क्या है, स्थिरांक। n को छोड़कर सभी पद स्थिरांक है, सभी स्थिरांक का मान रखने पर En इक्वल टू माइनस 13.6/n स्क्वायर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। माइनस 13.6 है ना, 13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें चूंकि यह स्थिरांक है, तो स्थिरांक है तो क्या हो जाएगा, या व्युत्क्रमानुपाती चीज में समानुपाती में हो जाएगा। तो En इक्वल टू समानुपाती माइनस 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। अब देखिए कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती है, यहाँ ध्यान दें, सपोज करिए कि n बराबर यदि n बराबर 1 अर्थात कैसे है ना, तो En इक्वल टू माइनस 13.6/n की जगह पर क्या करते हैं 1 इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सपोज करिए कि यदि n बराबर 2, इसका मतलब है L सेल है, तो En इक्वल टू E2 हो जाएगा, तो माइनस 13.6/n स्क्वायर, n बराबर कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। इसी तरह यदि En बराबर 3 कर दें तो कहने का मतलब m फोर्स हो जाएगा। तो E3 इक्वल टू माइनस 13.6, तो n स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो माइनस 1/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का ऋणात्मक मान कम होता जाता है। ऊर्जा के ऋणात्मक मान कम होने से मतलब होता है कि कक्षा की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक मान कम होते जाते हैं, अर्थात ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए ये कम है, वैल्यू कम है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, सब ज्यादा होता है। -1.5 ग्रेटर देन
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। ऋणात्मक मान कम होते जाते हैं, अर्थात ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के समीप आया होगा तो तंत्र की स्थिति में ऊर्जा, तंत्र की स्थिति में वृद्धि ऊर्जा उत्सर्जन से हुई होगी। तंत्र की स्थिरता में वृद्धि जो है ऊर्जा उत्सर्जन से हुई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डी ब्रॉगली का सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना। डी ब्रॉगली का सिद्धांत। अब डी ब्रॉगली 1924 में एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ के जो कणों की जो प्रकृति होती है वह डुअल नेचर का होता है, दोहरी प्रकृति होती है ना। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, दोहरी नेचर की होती है। डी ब्रॉगली का सिद्धांत। यह 1924 में इन्होंने सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात तरंगी प्रकृति के साथ साथ कणी प्रकृति भी होती है, उसी प्रकार कोई भी पदार्थ गति करता है तो न तो केवल कण का व्यवहार दर्शाता है बल्कि वह तरंग का व्यवहार भी प्रदर्शित करता है ना। तो जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है, अर्थात तरंगी प्रकृति के साथ साथ कणी प्रकृति भी होती है, उसी प्रकार कोई भी पदार्थ गति करता है तो न तो केवल कण का व्यवहार दर्शाता है, कण का व्यवहार दर्शाता है, बल्कि तरंग का व्यवहार भी प्रदर्शित करता है। तो कण के लिए आइंस्टाइन का सिद्धांत, कण के लिए आइंस्टाइन का सिद्धांत इक्वल टू mc²। इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला। तरंग के लिए प्लांक सिद्धांत के अनुसार, प्लांक सिद्धांत के अनुसार इक्वल टू एच न्यू, यह समीकरण 2 इक्वल टू एच न्यू। तो समीकरण 1 व 2 तुलना करते हैं तो mc² इक्वल टू एच न्यू। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो mc² इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। देख सकते हैं c के न्यू के जगह पर c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो एक c कैंसिल हो जाएगी, ये c कैंसिल हो जाएगा। तो mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ठीक है। आज यदि हम लैम्डा को ऊपर कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। यह डी ब्रॉगली समीकरण है। यह क्या है, यह डी ब्रॉगली समीकरण है, समीकरण है। तो जहां c क्या है, प्रकाश का वेग है, जहां क्या है c प्रकाश का
प्रकाश का वेग। अब हम यह प्रकाश का वेग है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि यह आपका जो हो जाएगा संवेग हो जाएगा, है ना। प्रकाश का वेग मतलब संवेग। तो यह किसी प्रकाश के कण की तरंग, यह किसी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करता है तथा यह समीकरण प्रकाश के तरंग एवं कण की प्रकृति से संबंध प्रदर्शित करता है। तो लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब देखिए संवेग P इक्वल टू एम बी, तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब देखिए यह चूंकि स्थिरांक है, तो स्थिरांक है तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, किसी भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का अर्थ है कि यदि तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो संवेग कम हो जाएगा, यदि आपका तरंग दैर्घ्य कम होता है, वेवलेंथ कम होता है, तो संवेग जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखिए हाइजेनबर्ग के इन्होंने ऑर्बिटल कक्षक की अवधारणा व्यक्त किया। इन्हीं के सिद्धांत से कक्षक की अवधारणा, ऑर्बिटल की अवधारणा की पुष्टि हुई है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण के लिए यह सिद्धांत तो सही है, परंतु बड़े कणों के लिए यह सिद्धांत सही नहीं है। तो किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन का एक साथ स्थिति और संवेग का निर्धारण संभव नहीं है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो किसी गतिशील कण का, किसी गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग का निर्धारण करना एक साथ संभव नहीं है। तो डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 सॉरी, चूंकि डेल पी इक्वल टू एम इंटू डेल बी, लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू एम डेल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 है ना। तो P हो जाता है जहां डेल P बराबर
संवेग में अनिश्चितता डेल एक्स बराबर स्थिति में अनिश्चितता है ना, स्थिति में अनिश्चितता। यदि एक का मापन, इन दोनों में से किसी एक का मापन यथार्थ करते हैं तो एक की अनिश्चितता कम हो तो दूसरे की अनिश्चितता बढ़ जाती है ना। एक कण में से, इन दोनों में से किसी एक की अनिश्चितता को कम कर देते हैं तो दूसरे की अनिश्चितता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिटल का, कक्षक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कक्षक, इन्हीं के सिद्धांत से प्रादुर्भाव कक्षक का हुआ। कक्षक से मतलब है नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। ऑर्बिटल हो गया नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वह हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, आज का आपका पाठ यहाँ तक है। अगले दिन हम क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।